स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है फोर्थ पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मलिटी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है, फिर डेफिनेशन को लिखेंगे। मान लीजिए हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या डाला, सॉल्यूट डाला और ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर होगा और इस सॉल्यूशन के पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्या होगा, और ये वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। किस में होगा, लीटर में होगा। सॉल्यूट जो होगा इसमें होगा ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास में होगा। अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास, उसको कैलकुलेट करना है। इसको डिफाइन करने के बाद मैं उसको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। मतलब क्या है, मतलब आप बोल सकते हो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये डिवाइड क्यों करने की जरूरत पड़ा, क्योंकि लीटर क्या है, कितना है, 3 लीटर, 4 लीटर, हाफ लीटर, 1/4 लीटर, तो लीटर डिवाइड होगा तभी तो 1 लीटर में आएगा। तो 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, लेट इट बी 1 लीटर प्रिपेयर किया, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। वो सॉल्यूट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, हमने ये लिख दिया, डेफिनेशन लिखते हैं। इट मे बी डिफाइंड as the number of moles of number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution. In 1 liter of the solution is called as normality of the solution. It's called as normality of the solution easily. Normality of the solution easily. अब ध्यान में देखिए, यहाँ पर मैंने पहले फॉर्मूला बताया, फिर उसका डेफिनेशन इजीली बता दिया। इजीली डेफिनेशन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को मैं शॉर्टकट में जाता हूँ। नॉर्मलिटी इज डिनोटेड बाय N। ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन मोलारिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलारिटी में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सब डिफरेंसेस हैं, दिमाग में याद रखिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और चीज है, हम काम की बात इधर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे काम की बात क्या बता रहा हूँ, काम की बात, ठीक है, याद रखो। के काम की बात क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू क्या है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ स्पीसीज बाई वैलेंसी और सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय व्हाट, W। इक्विवेलेंट मास इज डिनोटेड बाय E। ये दोनों ही क्या है, सॉल्यूट है। अब ये वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हो, दैट इज W बाई E, W सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। E मतलब क्या है,
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्वेश्चन में क्या दे दिया? ml में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया? 1000 ml है, लीटर में कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 1000। अब आ जाइए, ये ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, तो क्या हो गया? W solute into 1000 by m solute into what? Volume of solution in ml, volume of solution in ml। This is the formula to calculate the normality। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन, मतलब क्या है इसका यूनिट के ऊपर। SI यूनिट क्या होता है? What is the SI unit? SI unit is what? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या टर्म इस्तेमाल हुआ? वॉल्यूम। मोलारिटी में हमने क्या पढ़ाया था पिछले कॉन्सेप्ट में, थर्ड पार्ट में? वॉल्यूम डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, दैट्स व्हाई वॉल्यूम चेंजेस, नॉर्मलिटी आल्सो चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, डिपेंड्स upon the temperature, depends upon the temperature। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस, रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम चेंजेस ऑन changing the temperature, that's why। ओके, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, इसीलिए आपका क्या है? नॉर्मलिटी भी चेंज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नॉर्मलिटी इज इनवर्सली, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस नॉर्मलिटी डिक्रीजेस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस नॉर्मलिटी। क्लियर? अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक 2 बीकर बनाता हूँ, ठीक है? बात समझिएगा। यहाँ पर इसका नॉर्मलिटी क्या है? N1 है, वॉल्यूम क्या है? V1 है, ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, ग्राम इक्विवेलेंट और मास क्या है? सेम है यहाँ पे। और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या? सॉल्वेंट को क्या हमने किया? ऐड किया, मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने के बाद कंटेनर में क्या बन गया? अब जरा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। वॉल्यूम क्या हो गया? V2, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? N2। अब दोनों के लिए इक्वेशन देखिए क्या आ रहा है? ये N1 V1, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू N1 V1, दैट इज इक्वेशन 1। और दूसरा केस के लिए क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट मास व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? N2 V2, इक्वेशन 2। जस्ट लाइक मोलारिटी डाइल्यूशन फार्मूला याद करिए, 1 and 2 क्या हुआ? इक्वलाइज 1 and 2, व्हाट वी गेट? इक्वलाइज 1 and 2, व्हाट वी गेट? दैट इज व्हाट? N1 V1 इक्वल टू N2 V2। दैट इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। आपका एनसीईआरटी में टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो यहाँ पर ये टॉपिक है। अब सबके दिमाग में जा रहा होगा सर सब कुछ तो समझ में आ गया कि कैसे क्या डेरिवेशन हो रहा है, उसमें फॉर्मूला कहाँ से आया, क्लियर हो गया, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है कि कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पहले मैं उसे बता देता हूँ, तब उसके बाद से न्यूमेरिकल हम कराते हैं, ठीक है? तो पहले हम उसको कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझाता हूँ, वो ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज। जिसको लिखना है पॉज करिए और उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद से फर्दर आप वीडियो को चलाइएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट का हमने बोला, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय व्हाट? मास मतलब गिवन, ये क्या है? गिवन मास। जो क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन मास दिया रहेगा, ठीक है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन होता है इक्विवेलेंट मास मालूम चलेगा तो आपको क्या पता चल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो व्हाट इज देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इट इज द इक्विवेलेंट मास इज व्हाट दैट इज इक्वल टू द मोलर मास of the species by valency of the species। अब ये वैलेंसी में क्या क्या हो सकता है? वैलेंसी में बेसिसिटी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन हो सकता है। तो ये सारे वैलेंसी के अंदर आते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कराते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया कि किस सॉल्यूट को डालते हैं, अगर मान लीजिए टेक द एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके एक एक करके समझा दे रहा हूं। इफ एसिड इज देयर, तो एसिड का हम क्या पढ़ते हैं? बेसिसिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी आसान भाषा में बता रहा हूं, नंबर ऑफ H प्लस आयन releases in aqueous solution, releases by acid। अब क्या है, किसी में भी हो एसिड कितना H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, उसी को बेसिसिटी कहते हैं। उसी तरह से बेस के लिए क्या होता है? व्हाट इज द बेस के लिए क्या होता है? बेस के लिए एसिडिटी होता है। बेस के लिए क्या पढ़ते हैं? एसिडिटी ऑफ बेस। और एसिड के लिए क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि कितना बेस चाहिए उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसीलिए टर्म इस्तेमाल होता है बेसिसिटी। और एसिड को बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड चाहिए तो उसको टर्म इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसका एसिडिटी। ठीक है, तो अब एसिडिटी क्या होता है? यहां पर होगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीजेस बाय बेस। ये हो गया आपका एसिडिटी। अब आते हैं क्वेश्चन निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय बेसिसिटी। उसी तरह से हम आते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। अब जिसको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो। एग्जांपल आपका देख लीजिए, एग्जांपल बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ले लिया CaOH2, सॉरी एसिड है, तो एसिड में मैंने लिया H2SO4। मैंने क्या ले लिया? H2SO4। इसका अंदर का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब ये रिलीज होगा तो कितना देता है? 2H प्लस आयन देता है, SO4 माइनस 2 देता है। तो 2H प्लस आयन दिया मतलब क्या हुआ? 2। बेसिसिटी उसका कितना हुआ? 2। हमें पता चल गया बेसिसिटी। मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे? H2SO4, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन का कितना? 2 × 1 प्लस सल्फर 16, ये क्या है? सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4, टोटल कितना हो गया? 34 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 98U, ठीक है। कितना है? 98। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अब फॉर्मूला में हम जाते हैं, तो फॉर्मूला में हम जब जाएंगे तो क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट? H2SO4। मोलर मास कितना आया? 98। इक्विवेलेंट मास कितना आया? बेसिसिटी क्या आया? बेसिसिटी 2, तो कितना आ जाएगा इसका? 49। इक्विवेलेंट मास ऑफ कितना? एसिड, दैट कौन सा एसिड? H2SO4, कितना आया? 49। मतलब बेसिसिटी से डिवाइड करोगे मोलर मास को, आपको क्या निकल जाएगा? सारे एसिड का क्या निकल जाएगा? आपका इक्विवेलेंट मास। उसी तरह से बेस में आ जाओ। टेक द एग्जांपल, यहां पर भी मैं बेस का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे कि आप मान लीजिए CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालने पे कितने OH माइनस देगा? 2OH माइनस देगा, 2H माइनस, और क्या? कैल्शियम प्लस 2 दे देगा, ठीक है। तो कितना दे रहा है? एसिडिटी इसका क्या हो गया? एसिडिटी इसका 2 हो गया, एसिडिटी 2 हो गया। अब जब एसिडिटी मिल गया तो इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? कैल्शियम का मोलर मास 40 प्लस ऑक्सीजन 2 कितना? 32, 16 × 2 32, और 2 हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? 2, क्या हो गया? 74,
कितना आ गया 74। तो मोलर मास कितना है, मोलर मास 74 और बेसिसिटी कितना है 2, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 7 जा 40 37 47 आपका बेस का, मतलब कौन से बेस का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमारा CaOH का निकल गया आपका वैल्यू इजीली विदाउट एनी टेंशन। समझ में आ गया। तो अब देखो कितना आसान, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टर्म को सुनने के बाद यार ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, फिर इक्विवेलेंट मास क्या है, फिर नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, है नहीं कुछ नहीं, बस सिंपली टर्म है। मोलर मास आपको निकालना मालूम है, बेसिसिटी देख ही रहे हैं, पता चल जाता है 2 है 2OH माइनस है, जितना रिलीज करेगा H प्लस वही उसका बेसिसिटी है एसिड का, और जितना OH माइनस देगा वही उसका क्या है आपका एसिडिटी ऑफ बेस है। बेस का एसिडिटी होता है और एसिड का बेसिसिटी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उतने एसिड को कितना बेस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए टर्म इस्तेमाल होता है बेसिसिटी। जैसे आपको टिप एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। आपके पेट में क्या होता है, गैस बनना शुरू हो गया। गैस बनने का वजह क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेन इंपॉर्टेंट एसिड। क्या होता है, एसिड। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या एडवाइस करते हैं, भैया ये जाओ, दिस इज अ मेडिसिन एंटी एसिड, टेक इट, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। एंटी एसिड नाम क्या दिया, देखिए आपके पेट में क्या है एसिड, और एसिड का क्या एंटी एसिड, मतलब क्या वो भी एसिड है क्या, एंटा मतलब उसके अपोजिट में काम करने वाला। इसीलिए ध्यान में रखिए एसिडिटी एसिड के लिए बेसिसिटी। क्यों, क्योंकि कितना बेस चाहिए, मतलब 2H प्लस आयन दे रहा है, मतलब उतना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर न्यूट्रल बनाना है तो। इसलिए टर्म इस्तेमाल होता है क्या, बेसिसिटी, और एसिड के लिए बेस के लिए एसिडिटी। उसी तरह से आप सोच रहे होंगे सर सॉल्ट के लिए फिर क्या होगा, उसी तरह सॉल्ट के लिए भी होगा। अभी देखते हैं सॉल्ट के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट के लिए भी हम बता रहे हैं ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट टर्म हुआ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा, क्या है, मोलर मास बाई चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, और एनायन, चाहे कैटायन का चार्ज लीजिए या एनायन का लीजिए। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एग्जांपल टेक द एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप बताइए, मे बी जो भी हो, MgO, लेट इट बी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का चार्ज क्या है +2, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2। तो इसका वैलेंसी लीजिए या इसका वैलेंसी, दोनों के पास 2 है। ठीक है, हर हाल में जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव का लीजिए तो भी वही बात, निगेटिव का लीजिए तो भी वही बात। अब इसका देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन 16, ये हो गया मोलर मास, दैट इज द मोलर मास। चार्ज हम कैटायन ले लीजिए 2, कितना आ गया, कितना आ गया ये, दैट इज द 40, और 40/2 कितना हो गया 20। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया इसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी एलिमेंट को पूछे तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट। तो एलिमेंट में जब पूछेगा तो इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, ठीक है, सल्फर ले लीजिए, सल्फर का बोलेगा इक्विवेलेंट मास, सल्फर किसी में डिजोल्व कराएंगे और बोलेगा सल्फर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर दैट इज इक्वल टू, सल्फर का मास कितना होता है 32 और सल्फर का वैलेंसी कितना होता है 2, तो कितना आ जाएगा 16। वैसे ये सब पूछता नहीं है, लेकिन तरीका क्या है इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी। अल्टीमेटली सारे का क्या है वैलेंसी ही टर्म है, लेकिन यहाँ पे एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी एंड सॉल्ट के लिए चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन। दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट मास। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्टी आपको दिख रही होगी, बस आपको पहचानना है कि कितना H प्लस दे रहा है उतना से डिवाइड कर देना है मोलर मास में, जितना आपका एसिडिटी दिख रहा है उतना ही से डिवाइड कर देना है मोलर मास में, आपको बेस का निकल जाएगा। चार्ज ऑन द कैटायन जितना है उतना से डिवाइड कर देना है, आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट निकल जाएगा। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास के में कोई डिफिकल्टी नहीं है। और देखिए इतना सारी चीजें समझाना था, इसीलिए मैं पिछले यूनिट में हमने इसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे आप लोग बोर फील कर सकते हो। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को बोरिंग हो। ठीक है, जो भी आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज कमेंट करो आप,
ठीक है, अपना प्रॉब्लम को शेयर करो जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छा चीजें बता सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, दिस इज द राइट पाथ और राइट स्पेस, ठीक है, वेयर यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद द टीचर्स। ठीक है, तो टीचर हम क्या कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो या व्हाटएवर टॉपिक इज देयर। ठीक है, अगर कमेंट ज्यादा आता है उस टॉपिक पे तो उस पे भी फिर हम बना देंगे। ठीक है, आते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल इसका एक कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं तो हमने समझा दिया आपको, क्लियर, हमने इसको समझा दिया। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, इसके नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, a solution contains a solution of NaCl, और बोल सकते हैं ऐसे ले लीजिए H2CO3, a solution of H2CO3 contains 3.1 gram of, ठीक है, solution of H2SO3 contains 3.1 gram in the solution of 0.8 liter, solution of 0.8 liter. Then what is the normality of the solution? अब हमें बताना है कि नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो आसान भाषा में सबसे पहले आइए कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिखिए। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है, 3.1 ग्राम। 3.1 ग्राम। अब देखिए H2CO3 है, इसमें ब्रेक होने पे कितना H प्लस आयन देगा, 2H प्लस आयन। तो बेसिसिटी क्या हो गया इसका, बेसिसिटी आपको इजीली पता चल गया कितना है। तो इक्विवेलेंट मास जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मोलर मास बाय व्हाट, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या हो, मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 3 दैट इज 48 by 2 दैट इज व्हाट, 62 by 2 दैट इज इक्वल टू 31। कितना है, 31। तो आपको ये हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। आपको क्या बात है, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8 लीटर। आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू क्या है आपका 1000। जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लीटर दिया है। ध्यान में रखिए, आपको 1000 डालने की जरूरत नहीं है। तो बाई क्या हो जाएगा, द E सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब W सॉल्यूट कितना है, W 3.1 ग्राम बाई क्या, इक्विवेलेंट मास कितना है 31 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.8 लीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 10, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये 1/8 दैट इज इक्वल टू 0. कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 0.125 n। और क्या लिख सकते हैं इसको, 0.125 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, इक्विवेलेंट मोल इनवर्स। कुछ है डिफिकल्टी, देखिए कितना आसानी से वैल्यू निकल रहा है। टर्म को सुनकर केवल डर लगता है नहीं। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल गया है। तो हमने सारे कंसंट्रेशन के जो रिक्वायरमेंट थे आपके टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन बट प्रॉब्लम और कहाँ पे आती है कंपटीशन में कि मोलारिटी देता है, मोलालिटी पूछता है, नॉर्मलिटी देता है, मोलालिटी पूछता है, मोलालिटी देता है, नॉर्मलिटी पूछता है। तो ऐसे जगह पे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगला वीडियो मैं जो बनाने वाला हूँ वो रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी,
तो उसके ऊपर शॉर्टकट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लीज बी क्या स्टे टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, अगर आपको पढ़ाई पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।